नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का इतिहास। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 का इतिहास समाप्त कर दिया है। दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित बनाना। आइए देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता। देखिए, अंग्रेज़ों ने अब ये प्लान बना लिया, जो देशी जनता थी उनको सभ्य बनाना पड़ेगा और पूरे राष्ट्र को शिक्षित बनाना पड़ेगा। देखिए, पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के जो राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों को जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज़ केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उसके जो रीति रिवाज है और उनकी जो मूल्य और मान्यताएं हैं उनको भी बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों के सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई भी बने बनाए जवाब नहीं थे। इस सवालों पर कई दशकों तक बहस चलती रही। दोस्तों, देखिए, अंग्रेज़ चाहते थे जो देसी राज्य हैं, जो देशी जनता है, वो चाहते थे कि जो उनके तौर तरीके हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनमें वो लोग बदलाव करें, क्योंकि वो लोग उनको ऐसा मानते थे कि ये लोग असभ्य हैं और वो चाहते थे कि उनको सभ्य बनाया जाए। लेकिन सभ्य बनाने के क्या तरीके होंगे, किस तरीके से उन्हें सभ्य बनाया जाए, इसका कोई प्लान उनके पास निश्चित नहीं था। इसके लिए आखिर कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। आखिर भारतीयों को शिक्षित और सभ्य कैसे बनाया जाए, एक अच्छी प्रजा का निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए कौन से कदम उठाए जाएं, इसके लिए अंग्रेज़ों के पास कोई भी बने बनाए जवाब नहीं थे। बने बनाए कोई भी रास्ते नहीं थे जिस पे चल के अंग्रेज इनको शिक्षित कर सके। देखिए, अंग्रेज जो थे वो शिक्षा को किस तरह से देखते थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वो पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, भारतीयों को शिक्षित कैसे किया जाए। आइए देखते हैं। देखिए, प्राच्यवाद की परंपरा जो है, सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जो जोन्स थे एक भाषाविद भी थे, मतलब भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की जो बारीकियां थी, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों की अध्ययन किया करते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की जो प्राचीन भारतीय पुस्तकें थी उनका अध्ययन शुरू कर दिया।
जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां जो थी वो दिखा रहे थे। मतलब भारतीय जो पुस्तकें थी उनका अध्ययन करने में जो अन्य अंग्रेजी अफसर थे वो भी रुचि रख रहे थे, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी जो रचनाएं हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और जो प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। जो अंग्रेज थे वो भारतीय भाषा संस्कृत और फारसी भाषा को सीखकर जो भारतीय पुस्तकें थी उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। वे लोग जो भारत की प्राचीन विरासत थी उसको समझने का प्रयास कर रहे थे, उसके समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। देखिए एशियाटिक जो सोसाइटी थी इसने रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, यानी शोध पत्रिका छपवाया। जोन्स और कोलब्रुक ने भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते हुए वे भारत और जो पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियां थी उनके प्रति गहरा आदर रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है, भारत का विकास किया जा सकता है। इस तरह जो जोन्स थे और कोलब्रुक थे दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक यानी गार्जियन और मालिक दोनों की ही भूमिका निभा रहे थे। देखिए इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए और जो संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की यानी इंस्टीट्यूटों की स्थापना किया जाए, नए नए स्कूल कॉलेज खोले जाए। इन अधिकारियों का भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले परिचित हैं, जिसे वे अंदर आदर और महत्व देते हैं, जिसकी वो लोग इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता को सभ्य बनाना यानी राष्ट्र को शिक्षित करने का कार्य कर सकते थे। ये देखिए यहाँ दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स का यह स्मारक है। रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830 में अब कलकत्ता स्टेट विक्टोरिया मेमोरियल में देखिए इनके द्वारा एक स्मारक बनाया गया है वारेन हेस्टिंग का। ये जो कलकत्ता में स्टेट ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल है ना, उसी की चित्र है ये। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह से सोचते थे। मतलब जो इतिहासकार थे, जो थिंकर थे, वो लोग ब्रिटिश सत्ता के बारे में किस तरह सोचते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है। ये देखिए वारेन हेस्टिंग जो था ना, उसकी प्रतिमा है ये वाली। मैं उसको करता हूँ, ये वारेन हेस्टिंग की प्रतिमा है, मूर्ति है। देखिए
इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें ये कह रहा है, इसके एक तरफ पंडित, ये पंडित जी ये रहे, मैं आपको हेड लागू कर देता हूँ, ये पंडित जी, और दूसरी तरफ देखिए मुंशी बैठे हुए दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी जो भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे, इस स्थानीय जो रीति रिवाज और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहले करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। देखिए, कुल मिला के जो हेस्टिंग था उसका यह मानना था कि अगर अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करने के लिए उनके ग्रंथों का सहारा लेते हैं, उनके प्राचीन तरीकों का अगर सहारा लेते हैं, तो भारत में ब्रिटिश का शासन करना आसान हो सकता है, देसी जनता को सभ्य बनाया जा सकता है, देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। जब वो लोग देसी जनता का दिल जीत लेंगे, तभी जो देसी जनता है उनकी आदर करेगी, उनको सम्मान देगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये सब याद रखिएगा, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वहीं 1781 में अरबी फारसी जो इस्लामिक कानून थे उसके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसे का निर्माण किया गया। देखिए, और दे रहा है, ये जो हिंदू कॉलेज था, देखिए जो हिंदू कॉलेज था वो प्राचीन जो संस्कृति ग्रंथ थी उसकी शिक्षा यहाँ पर दी जा सके, देश का शासन जो है वो चलाने में इससे उन्हें मदद मिल सके। परंतु कंपनी के जो सभी अफसर थे इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे जो थे वो जो प्राच्यवादी थे उनके कटु आलोचक थे, मतलब उनका विरोध करते थे, उनकी आलोचनाएं करते थे। पूरब की जघन्य गलतियां देखिए क्या थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अंग्रेजी अफसर थे तो वो लोग क्या चाहते थे, उनका मानना था जो भारतीय रीति परंपराएं थी, ग्रंथ थी, वो सारी चीज़ें जो थी अवैज्ञानिक थी। मतलब उनका उन पे विश्वास नहीं था, वो अज्ञान भरा मानते थे। वो मानते थे कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, इससे अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यह तरीका अपनाकर अंग्रेज़ जो हैं भारत के जो देशी जनता है उनको शिक्षित नहीं कर सकती है, और अंग्रेज़ों का जो उनकी संस्कृत और फारसी भाषा के अध्ययन पर खर्चा होगा ये भी फिजूल होगा, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जबकि जो प्राच्यवादी थे, नीचे गया, देखिए जो प्राच्यवादियों पर वे लोग हमला करवाने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। ये जो प्राच्यवादी थे, जो लोग भारतीय संस्कृति के सपोर्ट में थे, उन पर हमले होने लगे और उन हमलों में सबसे पहले हमला करने वाले जो व्यक्ति थे वो जेम्स मिल थे, और ये प्रमुख व्यक्ति थे इन लोगों के ऊपर हमला करने वालों में। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को
पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। यानी इनके कहने का मतलब ये है, आखिर पश्चिम के देशों का जो विकास हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, इस चीज़ के बारे में भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि जो उनके प्राचीन ग्रंथ जो हैं, उनके काव्य हैं, उनकी संस्कृति है, उनके साहित्य है, उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ लिखा है। प्राच्यवादी क्या है? प्राच्यवादी देख लीजिए, एशिया की भाषा और संस्कृत का गहरा ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता था। ठीक है। मुंशी कौन था? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना और लिखना जानता हो, जिसे फारसी का ज्ञान था, वो मुंशी था। और देखिए वर्नाकुलर यहाँ लिखा ना, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किस स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए इनका कहना ये मतलब है, जैसे किसी हिंदी बोली जाती है ना, उसको हटा के स्थानीय लोगों की अपनी एक भाषा होती है ना, उनके लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेज़ों के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। वही देखिए मदरसा क्या है? सीखने के स्थान को अरब भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। जो अंग्रेज अफसर थे, जो अंग्रेज़ थे, वो लोग जो प्राच्यवादी थे, उनका और ज़ोर शोर से विरोध करने लगे। देखिए थॉमस जो बेबिंगटन थे, उन्होंने मैकाले और इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। देखिए ये जो प्राच्यवादियों के विरोध करने वाले आलोचक थे, उनमें बेबिंगटन और मैकाले जो थे, ये प्रमुख थे। वो भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आदेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियाँ जो है उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता साफ हो सकता है। यानी जो देसी जनता है उनको अंग्रेजी के माध्यम से सभ्य बनाया जा सकता है। मैकाले के मिंटस जो विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा जो बनारस संस्कृत कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे प्राच्यवादी जो संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। देखिए जो कलकत्ता में मदरसे थे और जो बनारस में संस्कृत कॉलेज थे, जहाँ पर जो प्राच्यवादी संस्थान थे, यानी जहाँ एशिया की भाषाओं के माध्यम से अध्ययन कराया जाता था, ऐसे संस्थानों को बढ़ावा न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। देखिए मतलब इनका यहाँ इनके बारे में ये कहा गया कि ये लोग गिरते जा रहे हैं खाई की तरफ, यानी इनकी बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं।
इनको यही नाम दिया गया कि मतलब ये लोग अपने आप को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, खुद ही ये लोग बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने आप को ये लोग खुद ही शिकार बना रहे हैं। ठीक है। और देखिए, अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें जो थी वे छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा देखिए, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन जो स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट लिख के भेजा। कंपनी के जो नियंत्रक मंडल थे, अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लंदन स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। ठीक है, शिक्षा संबंधित एक नोट भेजा। जो कंपनी के नियंत्रक मंडल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनके अध्यक्ष के नाम पे, चार्ल्स वुड के नाम पर इसे जारी किया गया था और उनके नाम पर जारी किया गया था। इसीलिए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग वुड डिस्पैच कहते हैं। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली जो शिक्षा नीति है, उसकी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक, मतलब वुड डिस्पैच के मुताबिक, यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाली लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास में महत्व समझने में मदद मिलेगा। यानी जो भारतीय हैं, इसके माध्यम से जो उनकी ज़रूरत के संसाधन हैं, उनका विकास कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे और उनके विकास में उन्हें मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। जो वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक, यानी वुड डिस्पैच के मुताबिक, पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, यानी भयानक गलतियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक जो निपुणता है उसको पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। देखिए, जब ये वुड डिस्पैच आया, इसके बाद अंग्रेज़ों ने कई इम्पोर्टेंट कदम उठाए शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, ताकि जो शिक्षा संबंधित मामले हैं उन पर सरकार का कंट्रोल किया जा सके, सरकार उन पर कंट्रोल स्थापित कर सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। देखिए, जब 1857 का सिपाही विद्रोह हो रहा था, उस समय मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए। देखिए, जो स्कूली शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी बदलाव करने के प्रयास किए गए। ये देखिए भाई साहब, 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय की तस्वीर है। देखिए, ये बम्बई विश्वविद्यालय है, उस समय भी कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय कई ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने जो व्यवहारिक शिक्षा दिया जा रहा था उसका घोर विरोध किया।
जो प्रचारक थे उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारक गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। बस 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार का प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। देखिए, जो प्रचारक थे उनको 1857 के बाद जो भारत की ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इनको सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को ऐसा लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। 1857 की क्रांति भाई उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तभी तो 1857 का विद्रोह जो हुआ उसी कारण तो हुआ था। इसलिए अब अंग्रेज डर गए थे कि अगर हमने स्थानीय रीति रिवाजों के साथ, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की तो भाई फिर से ये लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो उनका विश्वास जीतने के लिए जो ईसाई मिशनरी थे उनकी मदद करने में अंग्रेज आनाकानी करने लगे। देखिए, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर ये जो श्रीरामपुर कॉलेज है उसकी यह तस्वीर है। आगे देखिए, स्थानीय पाठशालाएं जो थे उनका क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ के बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? देखिए, यही बता रहा है कि आखिर जब अंग्रेज़ नहीं आए थे उससे पहले बच्चे जो थे वो स्कूल में जाके कैसे पढ़ते थे, क्या स्कूल था या नहीं था, उनकी शिक्षा का माध्यम क्या था, उसके बारे में बताया है। विलियम एडम की रिपोर्ट थी 1830 में। देखिए, स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जो जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वो बहुत ही दिलचस्प थी। देखिए क्या था, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, यानी स्कूल हैं। यह बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। यह पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूल से सीखने की उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए
फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गाँव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका यह परिणाम था कि साधारण जो काश्तकार थे उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। देखिए, नई दिनचर्या और नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय जो पाठशालाएं थे उनके कामकाज में भी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए जो मौजूदा व्यवस्था है उसके भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्ययन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की जो प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों को कहा गया, देखिए, जो विद्यार्थी थे उनको कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठे, अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के लिए कमज़ोर पड़ने लगे। इन नियमों और दिनचर्याओं को एक और भी नतीजा निकला। देखिए, जो स्कूल कॉलेज थे जो नियमित और दिनचर्या के हिसाब से काम करने लगे, उनका एक और भी रिजल्ट निकलकर सामने आया। वह यह थी कि पहले वाली जो व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि शालाओं के समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेती का काम करने, देखिए, जो गरीब घर के बच्चे थे वो लोग खेती का काम करने जाया करते थे, तो वो लोग नियमित एक टाइम पर स्कूल कैसे जा सकते थे? अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। देखिए, राष्ट्र शिक्षा की कार्यसूची क्या थी? केवल अंग्रेज अफसर ही भारत की शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि केवल अंग्रेजों को ही इसकी चिंता थी कि भारत की शिक्षा का विस्तार कैसे हो। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की शुरुआत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिम शिक्षा के विरोध में थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वो लोग जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका घोर विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। देखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, उन्होंने हमें गुलाम बना दिया है। भारतीयों के मस्तिष्क में, भारतीयों के दिमाग में हीनता को बांध दिया है। ठीक है, हीनता का मतलब हीनता का बोध पैदा कर दिया है, जिसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को, अपनी जो सभ्यता है उसके बारे में लोग गलत सोचने लगे हैं।
वो लोग पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आ गए हैं और पश्चिमी सभ्यता को ही श्रेष्ठ मानने लगे हैं। अपनी सभ्यता को वो लोग हीन भावना से देखने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव जो है वो नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बनाया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे, यानी ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का जो भाव है उसको फिर से जीवित कर दे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने आग्रह किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताए और वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने स्टूडेंटों से ये विनती की कि वो जो पश्चिमी शिक्षा संस्थान है उनको छोड़ दे और अंग्रेज़ों को यह बता दें कि वो उनका गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की यह मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके जो है उनको भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जो जीवन में अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ों को किस तरह से, विभिन्न चीज़ें जो हैं मतलब अलग अलग जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क, जो उनका दिमाग है, उनकी समझने की जो क्षमता है और तेज़ी से विकसित होगी। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क यानी दिमाग और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। ठीक है, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना ही इसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह ही शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए पता होना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी का ये कहना था कि केवल किताबी ज्ञान देना ही बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि उनको शुरू से ही सिखाया जाना चाहिए। जैसे आजकल देखते ना डिग्री और डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा में क्या होता है, आदमी किसी विषय मतलब किसी वस्तु का बनाने का स्पेशलिस्ट बन जाता है। वैसे ही महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए जिससे वो वस्तुओं के निर्माण बचपन से ही करना सीख जाएं, जिससे उनको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा। यार देखिए, हस्त कौशल अगर सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई भी चीज़ रचने में या पैदा करने में दिक्कत नहीं होगी। उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे बनानी है वो पहले ही सीख जाएंगे
और केवल किताबों में पढ़कर आप जाके थोड़ी बना सकते हैं। आपको बना के दिखाया जाए, आप उस चीज़ को अगर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने हाथों से, तो जाहिर सी बात है उस बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, दूसरे कई विचारक थे, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में वे लोग सोचने लगे। जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था थी उससे आमूल तौर पर वो लोग भिन्न हो गए, अलग हो गए। देखिए टैगोर जी जो थे उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। देखिए इसके बारे में दिया है, आपसे बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने शांति निकेतन के बारे में। आइए जानते हैं कि इसकी स्थापना कब और किसने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा काम कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव यानी एक्सपीरियंस ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब ये बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। ये देखिए एक तस्वीर है जहां देसी लोगों को सभ्य बनाने का कार्य किया जा रहा है शिक्षा के माध्यम से, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से आज़ाद होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। शिक्षक जो है वह कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे, ना कि उनकी आज़ादी छीन ले। टैगोर के मुताबिक जो वर्तमान स्कूल बच्चे थे उनकी जो रचनाशीलता थी वो चकित होने के बजाय उनके स्वाभाविक गुण जो हैं उनको मार देते हैं। अगर बच्चों की आज़ादी छीन ली जाती थी तो बच्चों की जो स्वाभाविक गुण है वो खत्म हो जाता है। टैगोर का मानना था सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मित शांति से भरी दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी जो स्वाभाविक सृजनात्मक है यानी जो उनका सेल्फ टैलेंट है उसको विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी जी शिक्षा के बारे में कमोवेश यानी जो टैगोर जी थे और महात्मा गांधी जी थे उन दोनों की शिक्षा के बारे में बहुत सारी राय मिलती जुलती थी, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता, मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर जो थे वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा आखिर होनी क्या चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इस विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के बाद भी जारी रही कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा होनी क्या चाहिए, कैसे होता है। इसकी बहस जो आज़ादी मिलने के बाद भी चलती रही। ये देखिए कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चों यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में
और 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। यहाँ ये दिखा रहा है कि जो कोयम्बटूर है वहाँ पे प्रचारक थे, वो स्कूल में खेल रहे बच्चों के साथ खड़े हैं। वहीं कुछ ईसाई प्रचारक ऐसे थे जो भारतीयों के सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पे हो गया समाप्त। अब देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप लोग कितना समझ में आता है कितना नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो रोज़ मिल सके। ठीक है, तो इससे दोस्तों अब आप लोग जाकर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सारे कीजिए और भूलिए मत, बहुत जल्दी आपको 2025 IAS के लिए लगभग सारी चीज़ें फ्री होगी। और ये देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो 2025 प्रीलिम्स क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िए अच्छे से, तैयारी कीजिए।